नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होममेड स्कूल में। दोस्तों ये मेरा अपने YouTube चैनल पर फर्स्ट लेक्चर है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेज यानी कि काल। काल मतलब कि जो हमें समय का बोध कराए कि हम किस समय के बात कर रहे हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन्हें हम इंग्लिश में करेंगे यानी कि टेंसेज काल। दोस्तों इंग्लिश में और हिंदी में भी 3 टाइप के टेंसेज होते हैं। प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। फर्दर इन तीनों टेंसेस की 4 टाइप्स और होती हैं। जैसे अगर मैं प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स देखूं तो फर्स्ट होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट और फ्यूचर के भी 4 टाइप होते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं टेंस की। तो टेंस क्या होता है दोस्तों? इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। It is a form of a verb that shows if something happens in the past, present और फ्यूचर। देखिए दोस्तों, इट इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपन्स इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कि यह एक वर्ब क्रिया का एक रूप है जो ये बताती है कि कुछ कार्य जो हो रहा है या किया जा रहा है उसका कनेक्शन पास्ट से है या प्रेजेंट से या फ्यूचर से। मतलब कि कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या फिर होगा, ये टेंस से पता चलता है। तो आइए हम फर्स्ट टाइप करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? ए टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज currently going on or habitually performed। और a state of या फिर और a state that currently or generally एग्जिस्ट। माय फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन है ये प्रेजेंट के 4 टाइप्स को बताती है। जैसे ए टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन, यह वो टेंस है जो एक एक्शन के बारे में बताता है। दैट इज करंटली गोइंग ऑन, जो अब फिलहाल हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और हैबिचुअली परफॉर्म्ड,
ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हम हैबिचुअल एक्शन को दिखाते हैं। और ए स्टेट दैट करंटली और जनरली एग्जिस्ट, यानी कि वो स्टेट या वो क्रिया जो जस्ट करंटली अभी अभी पूरी हुई, यानी कि परफेक्ट टेंस, और जनरली एग्जिस्ट करती है यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से ये डेफिनेशन हमें प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स के बारे में बताती है, और ये डेफिनेशन याद करने के लिए भी बिल्कुल आसान है। चलिए तो दोस्तों अब हम करते हैं प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट को, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही दूसरा नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट को हम बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो इसकी पहचान क्या होती है कि जिस टेंस सेंटेंस के आखिर में ता है, ते है, ती है, ताहू आता है तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ लास्ट में आ गया ता हूँ, तो हमें पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास क्या रूल है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल रूल है सब्जेक्ट प्लस, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। यहाँ है सब्जेक्ट है मैं, तो मैंने लिखा आई। फिर वर्ब वर्ब क्या है यहाँ पर? जाना, या मैं स्कूल जाता हूँ यानी कि जाना। जाना की इंग्लिश होती है गो, हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म होती है गो। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर स्कूल, तो आई गो टू स्कूल। सेकंड एग्जांपल इज वह खाना खाती है, तो यहाँ पर लास्ट में आ गया ती है, तो ये इसकी पहचान में हमें पता चल गया कि ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह है, लेकिन खाती है यानी कि फीमेल है, तो वह के लिए लगाते हैं हम सी। अब खाना खाती है, इसमें क्रिया क्या है? खाना, खाना एक खाना होता है फूड, एक उसी को खाना मतलब ईट। वह खाती है तो इसकी वर्ब हो गई ईट, सी ईट्स ऑब्जेक्ट हो गया फूड। अब यहाँ पर मैंने एस क्यों लगाया? तो ये एक स्पेशल रूल है, इसको जानने के लिए आपको पर्सन की नॉलेज लेनी पड़ेगी। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल, मतलब कि ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई माई मी। फर्स्ट पर्सन होता है दोस्तों बोलने वाला यानी कि वाचक, सेकंड पर्सन होता है उसको सुनने वाला, थर्ड पर्सन होता है जो कोई तीसरा और जिसका हम जिक्र करते हैं। फर्स्ट जैसे मैं बोलूंगा तो मैं क्या यूज करूंगा? आई माई मी, मैं मेरा या फिर मुझे। और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? मतलब कि एक से ज्यादा बोलने वाले हैं तो वी आवर अस, यानी कि हम हमारा और हमें। और सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, तो तुम तुम्हें तुम्हारा और तुम्हें। ऐसे इनका प्लूरल भी यही होता है, यो योवर योवर्स। और थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? जो कोई तीसरा है वह, चाहे मेल हो या फीमेल हो, मेल के लिए ही लगाएंगे, फीमेल के लिए सी, या फिर इट, या फिर कोई नेम यानी कि कोई तीसरा आदमी। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? दे देयर देम, यानी कि वे देयर उनका, देम उन्हें। अब यहाँ पर नोट होता है कि इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ये हमारा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर ये ही, सी, इट या फिर कोई नेम। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है देन यूज एस और ई एस विद वर्ब, यानी कि या तो हमें वर्ब के साथ एस लगाना पड़ेगा या ई एस। कंडीशन है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के ऊपर, प्लूरल के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस ई डॉट जी को बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए वे गाना गाते हैं, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना होता है, क्योंकि हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? क्रिया कौन कर रहा है? कर्ता कौन है? वे। कौन, क्योंकि गाना कौन गा रहे हैं? वे, तो वे का हमने इंग्लिश बनाया दे। अब हमारा आएगी वर्ब, तो वर्ब है इसमें गाना गाना गाते हैं, तो इसकी बन गई सिंग, ए सॉन्ग। यहाँ पर मैंने एस ई आई एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वे थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है, हमें एस ई आई एस सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वह गाना गाता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह ही, लेकिन ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसमें वर्ब के साथ मैं एस लगाऊंगा, एस या ई एस, लेकिन इस वर्ब के साथ एस लगता है तो मैंने एस लगाया, ही सिंग्स ए सॉन्ग। ऐसे ही यहाँ पर जो एग्जाम्पल था वह खाना खाती है, सी यहाँ पर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके लिए मैंने वर्ब के साथ एस लगाया, सी ईट्स फूड।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, तो यू तुम का क्या बन गया सब्जेक्ट, यू जाना गो टू, लेकिन यू सेकंड पर्सन है, इसका कोई रूल है तो इसकी डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यू गो टू स्कूल, प्रतिदिन का आ गया डेली। वह अपना काम करता है, वह अगेन यहाँ पर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो वर्ब के साथ SEIS, तो वर्ब है यहाँ पर करता है, करना मतलब डू, तो इसके साथ SES लगता है। ही डज अपना काम, अपना मतलब उसका, वह खुद का करता है, ही डज हिज वर्क। अब आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो पहचान बताई थी ता है, ते हैं, ती हैं, तो सबके लास्ट में आपको वही मिलेगा, ता हूँ, ती है, ते है, ता है, ते हो, ता है। तो इससे आपको पहचान याद रखनी है और ये थे इसके सिंपल टेंस। अब मैं आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी करवाऊंगा। चलिए तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास क्या रूल है। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसमें नकारात्मक का भाव हो, ना किया जाता हो किसी काम को, तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम नोट का प्रयोग करेंगे और डू या डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो ओनली डू है, लेकिन डू के साथ ES लगा दिया तो वो डज बन गई। ES क्यों लगाया, क्योंकि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हम डज का यूज करेंगे, अदरवाइज हम डू का यूज करेंगे। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट मी टेक एन एग्जांपल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो इसमें नहीं आ गया तो इससे हमें पता चल गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और ता हूँ आ गया तो इससे हमें पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं यानी कि आई। अब आई थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसके लिए ES नहीं लगेगा वर्ब के साथ, तो यहाँ पर आएगा डू। दोस्तों ये डू या डज जो भी होती है इसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, और ये जो जाना है नहीं जाता हूँ ये होती है मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू प्लस नोट आई डू नोट प्लस वर्ब जो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म जाना मतलब कि गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह खाना नहीं खाती है। अब नहीं खाती है ये फीमेल आ गया तो वह के लिए क्या यूज करते हैं हम, सी क्या है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे डज। सी डज नहीं आ गया तो सी डज नॉट खाना मतलब ईट, सी डज नॉट ईट फूड। अब जैसा कि मैंने आपको सिंपल टेंस में बताया था, वह टेंस था कि वह खाना खाती है, तो उसमें लगाया था सी ईट्स फूड। यहाँ पर वर्ब के साथ S या ES लगाया था, इसमें S लगाया था। लेकिन अब हमें S या ES नहीं लगाना है, क्योंकि हमने वो S या ES हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दिया। सिर्फ एक ही बार लगेगा, या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ या मेन वर्ब के साथ। जब उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी डू या डज, तो उसमें हमने डायरेक्ट लगाया था सी ईट्स फूड, वह खाना खाती है। लेकिन अब वो S या ES हेल्पिंग वर्ब के साथ आ गया तो मेन वर्ब के साथ नहीं आएगा। ये यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे नहीं खेलते हैं। वे सब्जेक्ट बनाया सबसे पहले, वे का सब्जेक्ट दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है, तो इसके साथ SEIS नहीं आएगा, तो इसके साथ आएगा डू। दे डू नहीं कहा गया, दे डू नॉट खेलना प्ले, सिंपल। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक, जिनमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी डू और डज, तो इसको हम डू और डज को सब्जेक्ट से आगे ले आएंगे। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये होता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल है क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसकी निशानी क्या है, ये क्या से शुरू होंगे। इसमें हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है सब्जेक्ट से। क्या तुम, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है तुम, वो कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन, तो इसके साथ SEIS नहीं लगेगा, ओनली डू आएगा, तो डू को आगे ले आएंगे। डू फिर सब्जेक्ट डू यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना डू यू गो, ऑब्जेक्ट क्या टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। लास्ट में ये याद रखना है साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है क्या वह खेलती है।
अब इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब आगे तो लगानी है, लेकिन ये भी तो देखनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या, डू आएगी या डज। तो वो कैसे पता चलता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है वह है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ SEIS आता है, तो इसके साथ आएगी डज। डज खेलती है यानी कि डज सी, खेलना, डज सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज सी प्ले, साइन ऑफ इंटेरोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क, डज सी प्ले, क्या वह खेलती है। नेक्स्ट है क्या वे नहाते हैं, क्या वे, तो सब्जेक्ट क्या है दे विच इज प्लूरल और थर्ड पर्सन, तो क्या इसके लिए हम यूज करेंगे डू। डू वे का हमने बनाया दे, डू दे नहाना मतलब बात, या डू दे टेक ए बात, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, या फिर आप डू दे बाथ डेली, ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, मतलब उसमें पूछा भी गया और नकारा भी गया हो, तो इसमें क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव के नाम की तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, डू या डज आगे आ गया सब्जेक्ट से पहले, और नेगेटिव के नाम का इसमें नोट आ जाएगा, डू या डज आगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेटिव के नाम का साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसके एग्जाम्पल है क्या तुम अपना काम नहीं करते हो। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम सेकंड पर्सन है तो इसके साथ लगाएंगे डू, डू यू, नेगेटिव आ गया नहीं तो डू यू सब्जेक्ट के बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना मतलब डू, डू यू नोट डू अपना काम, योगा योवर वर्क, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, डू यू नोट डू योर वर्क, क्या तुम अपना काम नहीं करते हो। नेक्स्ट है क्या वह नहीं नाचती है, वह है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ हम लगाएंगे डज, डज सी नहीं आ गया तो नोट, डज सी नोट डांस, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आप देख सकते हो कि इन सब के लास्ट में ता हूँ, ती है, ते है आ रहा है, जो कि मैंने आपको इस टेंस की पहचान बताई थी। तो आप अगर पहचान को याद रखोगे और ये रूल याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।